नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 17 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको आंसर बताऊंगा। ओके। और यदि आप एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते थे और पल पल अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन इसमें आपका आया था, वो आपका पूछा गया था मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है। ओके, तो आपका जो इसमें राइट आंसर था वो आपका था ए आर रहमान। मोजार्ट ऑफ मद्रास जो ए आर रहमान को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोजार्ट ऑफ मद्रास ए आर रहमान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी संगीत प्रतिभा और उनकी रचनात्मक की तुलना महान पश्चिमी शास्त्रीय संगीत वोल्फगैंग अमाडेउस मोजार्ट से की जाती है। ओके, और इस तरह ए आर रहमान ने भी अपने संगीत में अद्वितीय शैली और गहराई भी लाई थी, जो उनकी व्यापक रूप में सराही जाती है। ओके, और जो मद्रास में होने के कारण, जो कि इस समय चेन्नई भी है, उन्हें यह उपाधि दी गई थी। और जो उनके भारतीय संगीत, फिल्म संगीत और पश्चिमी प्रभाव के समावेश भी उनकी विशिष्टता को भी दर्शाती है। ओके, ए एम आर रहमान को चलिए पुरस्कार को जान लेते हैं, एक नजर डालते हैं कि ए एम आर रहमान को जो थे कई पुरस्कार मिले, जिनमें से उन्हें लगभग 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले, और जिसमें से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले, 1 बाफ्टा पुरस्कार मिला, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला, और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिला उन्हें, तथा 15 फिल्म फेयर पुरस्कार तथा 18 फिल्म फेयर दक्षिण पुरस्कार भी प्राप्त उन्होंने किए हैं। ओके, तो ए आर रहमान का जो था जीवन बहुत ही सफल रहा, उन्होंने बहुत पुरस्कार पाए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आता है इंसैट का फुल नेम क्या है। इंसैट का पूरा नाम पूछा गया था, फुल फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर था वो आपका था इंसैट का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ओके, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ओके, चलिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है सिस्टम। देखिए, यह जो सिस्टम होता है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित एक बहुउद्देशीय उपकरण प्रणाली है, जिसका जो उपयोग है दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज तथा बचाव कार्य के लिए किया जाता है। ओके, इसके साथ आपको भी ध्यान रखना है कि ओके, अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो क्रिकेट से संबंधित था। जो सचिन तेंदुलकर आपके हमारे क्रिकेट हैं, भारतीय क्रिकेटर, ने 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। ओके, इस तरह से क्वेश्चन था। तो उन्होंने जो सचिन तेंदुलकर जी ने जो 100वां शतक आपका था वो अंतर्राष्ट्रीय खेल के बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक था उनका, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। ओके, तो सचिन तेंदुलकर से संबंधित रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो सचिन तेंदुलकर जो 100वां शतक था, यह शतक उन्होंने 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम में लगाया था। ओके, तो कई बार स्टेडियम का नाम भी पूछ लिया था, केवल ये आपको याद होना चाहिए। स्टेडियम कौन सा था आपका? शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ओके, यह बंगाल के खिलाफ उनका पहला एक दिवसीय शतक था। और जो सचिन तेंदुलकर थे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज बने हैं। ओके, और सचिन ने यह जो था साल 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में लगभग उन्होंने 664 मैचों में से 34,357 रन बनाए थे, जिनमें से 100 शतक और 164 अर्धशतक शामिल थे। सचिन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जो था वो 14 अगस्त 1990 को इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। ओके, और जो उस समय उनकी जो उम्र थी महज जो थी लगभग 17 साल की ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो आपका पूछा गया था कि दूसरे नंबर पर किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। यही सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी दिल्ली की आती है, और इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो सर्वाधिक जनसंख्या दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जम्मू एंड कश्मीर की आती है। ठीक है, तो इसकी आबादी के बारे में हम देख लेते हैं कितनी आबादी है। ओके, तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो दूसरा शहर है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ जो है आबादी लगभग है 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा मानी जाती है, लगभग 1.25 करोड़। ओके, और वहीं जो दिल्ली के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ की जो आबादी है दिल्ली की लगभग 1.67 करोड़ आती है आपकी। ओके, इससे भी कुछ ज़्यादा ही है। ओके, एग्जैक्ट आंकड़ा होता है आगे पीछे थोड़ा का। और जनसंख्या घनत्व के अगर हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली, उसमें भी आपका दिल्ली का ही सबसे अब फर्स्ट नंबर पे नंबर आता है जनसंख्या के हिसाब से, और जनसंख्या घनत्व दोनों के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। ओके, और यहाँ जो जनसंख्या घनत्व अगर पूछ लिया जाए आपका एग्जाम में
तो आपका जो जनसंख्या घनत्व यहाँ का होता है 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपके 1 किलोमीटर के एरिया में, वर्ग एरिया में जो है 11,297 व्यक्ति रहते हैं। ओके, और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है, राज्य में पूछ लिया जाए तो 2011 की जनगणना के हिसाब से, ओके, तो वह जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और यहाँ जो है लगभग आबादी जो थी 2011 के मुताबिक दर्ज की गई थी 19,98,12,341 दर्ज की गई थी। ओके, वही जो यहाँ आपके केंद्र शासित प्रदेश की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 8 हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, वो आपका आया था पुरंदर की संधि में शिवाजी ने मुगलों को कितने राज्य दे दिए थे। ये पुरंदर की संधि हुई थी, उसमें शिवाजी ने मुगलों को कितने राज्य दिए थे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बिल्कुल राइट 23 आंसर, 23। ओके, 23 दुर्ग दे दिए थे, 23 किले दे दिए थे। ओके, तो पुरंदर की संधि के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा, जब पुरंदर की जो संधि हुई थी उसमें शिवाजी ने महाराज ने मुगलों के लिए जो 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग दे दिए थे, और शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को देश में से होने वाली जो सालाना आय थी वो 40 लाख हुण थी। हुण जो है उसमें शिवाजी की मुद्रा थी, एक 40 लाख हुण थी। ओके, और इन्होंने शिवाजी ने शेष जो 12 दुर्ग बचे थे उस पर शासन करने की अनुमति शिवाजी को थी, और आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी के राज्य की सेना में शामिल भी होते थे। शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को मुगल साम्राज्य में भेजने का भी वादा किया था। ओके, शिवाजी ने बीजापुर के कोंकण और बालाघाट प्रांतों को शासन करने का प्रस्ताव रखा, और शिवाजी ने जो 40 लाख मुद्रा देने का वादा किया था उनको 13 किश्तों में देने के लिए वचन दिया उनको। ओके, अगला आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका आया था अनब्रेकेबल जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है। ओके, तो ये आपका इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा मैरी कॉम। अनब्रेकेबल जो पुस्तक है उसकी जो मैरी कॉम की आत्मकथा है। ओके, इन्होंने मैरी कॉम ने अपने उस आत्मकथा में अनब्रेकेबल में एंड ऑटोबायोग्राफी भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज एवं राज्यसभा की सांसद मैरी कॉम की अपने जीवन के बारे में उसको दर्शाया है। ओके, और इस किताब का जो अनावरण था वो 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और मैरी कॉम ने इस किताब में कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए दिखाया गया है कि एक किसान की बेटी भी दुनिया में अग्रणी महिलाएं बन सकती हैं। आत्मकथा और संस्मरण में अंतर होता है, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शॉर्ट अंतर होता है हल्का थोड़ा सा। देखिए, जो आत्मकथा होती है किसी लेखक द्वारा अपने जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं, और संस्मरण में आत्मकथा से थोड़ा अलग होता है। संस्मरण लेखक अपने आसपास के समाज परिस्थितियों और अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, जबकि आत्मकथा में केंद्र जो होता है केंद्र बिंदु वो लेखक स्वयं होता है उसमें। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो किस ताप पर समान होते हैं। ओके, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में ध्यान लेते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है। जो दो समान पैमानों के मानों को बराबर करने के लिए दोनों पैमानों के रूपांतरण कारकों को एक दूसरे के बराबर रखना तापमान के लिए हल निकाला जाता है। ओके, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपातिक होते हैं। जैसे जैसे सेल्सियस पैमाने का तापमान बढ़ता है फ़ारेनहाइट पैमाने का भी बढ़ता रहता है। ओके, और इसी तरह जब सेल्सियस पैमाने का तापमान घटता है तो फ़ारेनहाइट पैमाने का भी तापमान घट जाता है, दोनों समानुपातिक होते हैं। ओके, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका पूछा था गया था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ था। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कांग्रेस से संबंधित और भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था 28 दिसंबर 1985 को। ओके, तो इसमें आप केवल सन पूछेगी तो इसमें आपका राइट आंसर था 1885। ओके, ये आपको लगाना था उसका राइट आंसर बिल्कुल। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। अगर शहर पूछा गया तो आपका बम्बई। ओके, सन अगर पूछेगी तो आपको 1895 लगाना था, और यदि शहर पूछा गया है तो कौन सा लगाना था आपका बम्बई में। ओके, बम्बई। राज्य पूछे तो कौन सा महाराष्ट्र, जिसमें से लगभग 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे उस समय। और 1907 में जो कांग्रेस को जाता विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, जिसमें कांग्रेस था एक नरम दल और गरम दल नामक 2 दलों में बट गया था, और इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ओके, कांग्रेस का विभाजन जो है 2 बार हुआ है। ओके, और 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी
तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उस समय की, वो भी पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी को निष्कासन कर दिया गया था उनको। ओके, तो यहाँ पर भी एक 12 नवंबर 1969 को ये विभाजन होता है, जिसके अंत में इंदिरा गांधी ने एक प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना की, जो कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है जिसे। ओके, और एक इसके साथ आपको एक विधान और रखना है कि 23 मार्च से 1931 तक आयोजित होने वाली जो कराची का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक फजबेतर अधिवेशन हुआ था आपका, फजपर अधिवेशन 1936 में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसे किसानों की बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए याद किया जाता है। और 28 दिसंबर 1936 को आयोजित इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और यह देहात में होने वाला गांव इलाकों में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था। कांग्रेस लगातार किसानों और काश्तकारों के बारे में मुद्दा उठा रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें, वो आपका था कि मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो मौलिक अधिकार के उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके जीबी कृपलानी थे। इसमें आपका जीबी कृपलानी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, और इस समय जो इस समिति के सदस्यों की संख्या थी वो 12 थी। ओके, उस समय जो सदस्यों की संख्या 12 थी जीबी कृपलानी के। और आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी समितियां हैं संविधान संशोधन से संबंधित या संविधान के बारे में मौलिक अधिकारों से, तो उन समितियों को भी आपके अध्यक्षों को याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नीचे दिए उनको देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, संविधान की कार्यकारिणी संबंधित समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जीबी मावलंकर हैं, और राज्यों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष हैं, राज्यों की संबंधित समिति के अध्यक्ष वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला आपका है मौलिक अधिकार। ओके, अल्पसंख्यक और जनजाति तथा अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार एक समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ओके, नेक्स्ट आपके अल्पसंख्यक पर उप समिति एक बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष आपके थे HC मुखर्जी। ओके, और अगली आपकी समिति आती है सदन समिति के अध्यक्ष आपके थे B पट्टाभी सीतारमैया। एक प्रांतीय समिति बनाई गई थी, प्रांतीय समिति के आपके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगली आपकी समिति आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको याद रखनी चाहिए, सर्वाधिक पूछी जाती है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के आपके जो अध्यक्ष कौन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसी समिति ने पूरे संविधान को लिखा है। ओके, इसी समिति के द्वारा पूरे संविधान को आपका लिखा गया है, भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आया था लेटराइट मिट्टी में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर अगर आयरन होगा, ठीक है, तो आपको आयरन लगाना था, आयरन ऑक्साइड। और दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो आपको एल्युमिनियम पूछा जाता है। ओके, एल्युमिनियम या आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जहाँ तक होगा आपका आयरन ही होगा, उसमें आपको राइट आंसर बिल्कुल आयरन होगा उसमें। चलिए देख लेते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। देखिए, जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा इसमें चूने की मात्रा भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और ये गहरी स्लेटी लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड एवं पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, लेटराइट मिट्टी में चूने, फास्फोरस, कैल्शियम तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी जो गीली तथा गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनती है अधिकांशतः, जहाँ गील मतलब हल्की फुल्की नमी रहती है उन स्थानों पर बनती है। और लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मौजूद होती है, भी बताया था ना। और इसमें पानी धारण करने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। लेटराइट मिट्टी जो होती है उसका जो इस्तेमाल है अधिकांशतः घर बनाने में, यानी जो ईंटें बनती हैं उसको बनाने में किया जाता है। लेटराइट मिट्टी में जो है जो फसलें होती हैं उनमें काजू हो गया, टेपियोका हो गया, कॉफ़ी हो गया और रबर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ओके, तो तमिल जो लेटराइट मिट्टी का जो भाग है वो हमारे भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, वो आपका आया था कि सिंधु नदी किन राज्यों से बहती है। ओके, किन राज्यों में बहती है सिंधु नदी आपकी। देखिए, जो सिंधु नदी है वो आपके अधिकांशतः जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। ओके, और सिंधु नदी के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी जो है वो आपकी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ओके, और ये निकलने के बाद ये लेह से होकर भारत में प्रवेश कर जाती है, लेह लद्दाख से। ओके, और लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर बहती है तथा एशिया की, और यह जो आपकी सिंधु नदी है एशिया की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है। ओके, और इसकी जो आपकी कुल लंबाई है वो 3118 किलोमीटर है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी की जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम हैं झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास और सतलुज। ओके, इसको अब एक याद रखना है कि और सिंधु नदी को जो मानव सभ्यता के 4 पालों में से एक माना जाता है। ओके, और यह जो नदी घाटी है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। अगला आपका क्वेश्चन आया था, वो आपका आया था कि बैलाटा किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आपका जो बैलाटा जो है वो कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। ओके, आपका जो कर्नाटक आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बैलाटा आपका नृत्य है कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है और यह खुले रंगमंच पर किया जाता है और ये फसलों के मौसम के खत्म होने का एक प्रतीक माना जाता है। ओके, जब फसलों की कटाई खत्म हो जाती है उसके बाद में यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है। 2022 के आपके उप मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो उसमें आपके 2022 के उप मुख्यमंत्री जो ऑप्शन के हिसाब से अजीत पवार है। ओके, देखिए जो महाराष्ट्र के हैं वो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, पहले आपके अजीत पवार और दूसरे आपके देवेंद्र फडणवीस। ओके, तो इनमें से कोई भी हो सकता है आपका। अगर ऑप्शन में अजीत पवार थे तो आपको ऑप्शन बी ऑप्शन अजीत पवार करना था आपको। और इसके साथ साथ आपको कुछ राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी ध्यान रखने होते हैं, ये क्योंकि उप मुख्यमंत्री से अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के यदि पूछे जाएँ तो आपके जो है उप मुख्यमंत्री आपके ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हैं। महाराष्ट्र के आपने देख लिए हैं, और यदि बिहार के पूछे जाएँ तो तेजस्वी यादव आपके उप मुख्यमंत्री बनते हैं। दिल्ली की यदि पूछे जाए तो मनीष सिसोदिया, ठीक है, हालांकि उन्हें 2000 फरवरी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह अभी तक कोई भी उप मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हुआ है। यदि हरियाणा के यदि पूछे जाए उप मुख्यमंत्री तो दुष्यंत चौटाला जी होंगे। और आपका जो कर्नाटक यदि पूछे जाए तो DK शिव कुमार। ओके, यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। क्लास यदि अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद।